नमस्कार स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार साहू राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे उसमें हम आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपरूप है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो देखो पहले तो याद रख लीजिएगा ये अपरूप या अपर रूप क्या होती है। तो देखो इसका मतलब होता है, याद रखना, ऐसे याद रखना तत्व जिसके याद रखना भौतिक गुण भिन्न होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण में भिन्नता होती है, भिन्न होते हैं। बट याद रखना इसके जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण ये क्या होती है? ये गुण समान होती है, समान। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। तो इसमें याद रख लीजिएगा ये जो कार्बन होती है, कार्बन, ये कार्बन के याद रख लीजिएगा 4 अपरूप होते हैं। कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो याद रख लीजिएगा कार्बन के 4 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट होती है, ठीक है, फुलेरिन होता है, फुलेरिन होता है और ग्रेफिन होता है। और ग्रेफिन 4 प्रकार के इसके अपरूप होते हैं। ग्रेफिन तो हीरे के 4 प्रकार के अपरूप होते हैं। हाल ही में खोजा गया 2010 में गिल नामक साइंटिस्ट ने ग्रेफिन का खोज किया था। ठीक, क्लियर है। हीरा याद रखना, आप देखो इनके सब के सब केमिकल फॉर्म में क्या है? तो सबके सब कार्बन ही होते हैं, ठीक है। और इनके याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके स्ट्रक्चर में चेंज होती है। जैसे हीरे का यदि संरचना देखा जाए तो ये क्या होती है? ये चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होता है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती है। जबकि याद रखना ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ये षष्ठफलकी होती है, षष्ठफलकीय स्ट्रक्चर होती है, फलकीय स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और फुलरिन क्या होता है? तो फुलरिन याद रख लीजिएगा ये होती है फुटबॉल के आकार का, इसीलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। फुटबॉल के आकार का होता है, ठीक है। तो देखो इसकी संरचनाएं में भिन्नता होती है। और ये जो हीरा होती है, याद रख लीजिएगा हीरा, इसकी गलनांक क्या होती है? ज़्यादा होती है। जबकि ग्रेफाइट, फुलरिन की गलनांक इसके सबसे डिफरेंट होती है। तो सबकी गलनांक अलग अलग होती है, मतलब इसकी भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? चेंज होती है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्रेफाइट हम लोग किसको बोलते हैं? तो ग्रेफाइट हम लोग बोला जाता है, याद रखना, कार्बन 60 को। कार्बन 60 को क्या बोला जाता है? ग्रेफाइट बोला जाता है। और ये कार्बन 60 होती है, इसका याद रखना, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। कैंसर थेरेपी, कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया। तो ये क्या होती है? तो याद रखना फुलरिन में कार्बन 60 परमाणु होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60। तो कार्बन 60 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फुलरिन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो देखो पहले तो समझो ये अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है, समझो ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और जैसे याद रखना इसके ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे वायुमंडल हैं। वायुमंडल के ऊपर ऐसे क्या है? तो वायुमंडल में ऐसे बादल होते हैं, ठीक है, मानसून होती है। तो मानसून की पहली बारिश याद रख लीजिएगा, मानसून की पहली बारिश। तो मानसून की जब पहली बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है? याद रखना यहाँ पे इस पृथ्वी में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, ठीक है, प्रदूषक कारक होते हैं, जिसके कारण वो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस रिलीज करके पूरा वायुमंडल में छोड़ दिए रहते हैं। जैसे याद रख लीजिएगा यहाँ से क्या होती है? यहाँ से ये जो संघनन के प्रोसेस से संघनन के प्रोसेस से यहाँ पर याद रखना ये छोटे छोटे जो मानसून के कण है वो बादल, ठीक है, बूंद के रूप में गिरते हैं। तो इसी का हम लोग बारिश बोलते हैं। और इसमें क्या होती है? तो इसमें होता है H2O, इसमें क्या होती है? H2O, और H2A सल्फर से क्रिया करके याद रखना क्या बना लेता है? तो ये बना लेता है H2SO4 बना लेता है। और यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेता है? HNO3 बना लेता है। ठीक, क्लियर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एसिड रेन बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ये एसिड रेन है, और ये एसिड रेन कराने वाले गैस के नाम है। ये एसिड रेन गैस है, एसिड रेन कराने वाले गैसेस के नाम है, गैसेस। तो एसिड रेन गैस में क्या होती है? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती है। अम्ल में पूछा जाए तो याद रखना तनु सल्फ्यूरिक एसिड होती है, H2SO4, और क्या होती है? नाइट्रिक एसिड होती है, HNO3 होता है। ठीक, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और क्या होती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो याद रखना, तो अम्लीय वर्षा क्या करता है? तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा
जो ताजमहल का कलर है वो डल होते जा रहा है, किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा क्या करती है? तो भूमि की, याद रखना, उपजाऊ क्षमता को क्या करती है? नष्ट कर देती है। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, क्लियर है। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हो गया अम्लीय वर्षा के गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये दोनों क्या होते हैं? एसिड होते हैं। इन दोनों एसिड को मिला के ही हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातु में पूछा है, अधातु में कौन सा देखो गुण पाया जाता है? तो समझो, पहले तो समझो धातु के गुण क्या क्या होते हैं। धातु के गुण, तो ये जो धातु के गुण होते हैं, मेटल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये क्या होते हैं? समझो, मेटल क्या होते हैं? तो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट में होता है अधातु। मेटल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज किसके होते हैं? नॉन मेटल के होते हैं। ठीक, क्लियर है। और ये क्या होते हैं? तो ये याद रखना, ये हार्ड होता है और ये क्या होता है? भंगुर होता है। ये क्या होता है? भंगुर होता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रख लीजिएगा, इसके जो हार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। ये अधातु याद रखना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में रहता है। ठीक, क्लियर है। गैसेस तीनों फॉर्म में ये जनरली पाई जाती हैं। सामान्यतः धातु सॉलिड ही होते हैं, बट इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि इसके अपवाद में याद रखना, इसके अपवाद में क्या आ गया है? तो इसमें याद रखना मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये तीन ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं? तो याद रखना रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था शो करते हैं। इन लोग क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था शो करते हैं। और यहाँ पे एकमात्र याद रखना अधातु है ब्रोमीन, जो क्या होती है? लिक्विड अवस्था में होती है। बाकी जितने भी गैसेज होते हैं याद रखना वो सब के सब क्या है? अधातु हैं। और बहुत सारे कुछ सॉलिड होते हैं जो कि क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक, क्लियर है। सभी अधातु याद रखना विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, क्लियर है। और ये अधातु क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। ठीक, क्लियर है। धातु में याद रखना धात्विक चमक होती है, और जबकि ये याद रखना इसमें चमक नहीं होती। इसमें याद रखना इसके चमक नहीं होती का अपवाद है, याद रखना अपवाद में इसके याद रख लीजिएगा हीरा इसके अपवाद हैं। और याद रख लीजिएगा आयोडीन। हीरा और आयोडीन ऐसे अधातु हैं जिसमें क्या होती है? तो चमक होती है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद याद रख लीजिएगा जो धातु होती है वो सोरोनस होती है। इसमें क्या होती है? बेल लाइक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दो धातु को आपस में टकराने पर क्या होती है? वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि इसमें साउंड नहीं आती। दो अधातु को टकराओगे तो कोई भी बेल लाइक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। धातु में याद रखना धातु सॉलिड होते हैं करके इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। और जबकि अधातु के मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। अधातु की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बट इसका अपवाद है, याद रख लीजिएगा हीरा। अधातु में याद रखना सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो किसका होता है? हीरे का होता है। ठीक, क्लियर है। इसके अधातुओं में क्या है? अपवाद है। सभी गैसें क्या होती है? तो याद रखना अधातुएं होती हैं। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रख लीजिएगा धातु की और प्रॉपर्टी, धातु में क्या होती है? डक्टिलिटी होती है, याद रखना तन्यता होती है। तन्यता होती है। ठीक, क्लियर है। जबकि अधातु में तन्यता नहीं होती, इसमें तन्यता इसमें नहीं होती, इसमें तन्यता होती है। ठीक, क्लियर है। अधातु में याद रखना आघात वर्धन्यता होती है। आघात वर्धन्यता होती है, मतलब आघात पीट के इसको याद रखना बारीक चादर बनाया जा सकता है। जबकि अधातु में याद रखना आघात वर्धन्यता नहीं होती। ठीक है, इसको पीट के चादर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये क्या होती है? भंगुर होता है, ब्रिडल होती है। ठीक है, जैसे नमक का गड़ा होता है, नमक के गड़े को क्या करोगे? छोड़ोगे तो क्या होती है? पूरा याद रखना बिखर जाती है, उसी को भंगुरता बोलते हैं। तो इनमें से अधातु में सामान्यता कौन सी गुण पाई जाती है? तो यहाँ भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक, क्लियर है। चालकता, तन्यता, आघात वर्धन्यता, ये सब गुण हैं, तो ये धातुओं के गुण हैं। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान कीजिए ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही मिलान करेंगे इसको। ठीक, क्लियर है। तो देखो ये सब के सब मिश्र धातु हैं, उनके संगठन है कि इनसे बना है। ठीक, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या है? पीतल है, और पीतल में क्या होता है? तो याद रख लीजिएगा पीतल में होता है पिताजी, याद करते हैं इसको पिताजी करके। ठीक है, पीतल में होता है याद रखना, पीतल में तांबा और जिंक, पी में इसमें पीतल, ठीक है,
तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये हो जाएगा इसका, याद रखना ऑप्शन नंबर 3 बी का। कांसा में क्या होती है, तो याद रखना कांसा में होती है तांबा और टिन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका। जर्मन सिल्वर में क्या होती है, तो तांबा जिंक और निकिल होती है, ठीक है। कॉपर जिंक और निकिल में मिल आकर क्या बनती है, जर्मन सिल्वर बनती है। तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर में देखिए कहीं पर भी सिल्वर नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर पाई जाती है, ये भी याद रख लीजिएगा। और मुद्रण धातु में क्या होती है, तो याद रखना सीसा, एंटीमनी और टीन होती है, तो इसका करेक्ट मिलान हो गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया के आयन सल्फेट और खाली स्थान बनता है, ठीक है। से क्या बनती है, ये से होगा। तो यहाँ से क्या बनती है, देखो तो देखो इससे क्या बनती है, तो देखो हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, तो याद रख लीजिएगा ये होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, नीला थोथा कहते हैं, थोथा, नीला थोथा कहते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या करेंगे, तो आयरन सल्फेट के साथ, किसके साथ क्रिया करा देंगे, लोहे के साथ। लोहे के साथ कहने का मतलब आयरन से क्रिया करा देंगे। और यहाँ पर याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होती है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें याद रखना अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक क्लियर है। तो क्रियाशीलता के क्रम में याद रखना आयरन पहले आती है, कॉपर बाद में आती है। तो ये क्या है, अधिक क्रियाशील, इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और यहाँ पे क्या बनाएगी, तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट, इसके जगह में याद रखना, इसके जगह में कॉपर की जगह में आयरन ले लेगा और बच जाएगी याद रखना कॉपर अलग से, ठीक है, कॉपर अलग से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसमें आयरन सल्फेट के साथ और क्या बनती है, तो आयरन सल्फेट के साथ यहाँ पे बनती है कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, जब भी हम लोग नीला थोथा या कॉपर सल्फेट को आयरन से क्रिया कराते हैं तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके दौरान क्या होती है, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बनती है और साथ ही साथ शुद्ध हमको क्या मिलता है, कॉपर के मेटल मिलते हैं, ठीक क्लियर है। तो कॉपर इसमें बनती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो याद रख लीजिएगा गलनांक के मामले में, तो याद रख लीजिएगा सबसे ज्यादा धातुओं में क्या होती है, याद रखना गलनांक, गलनांक यदि धातु की बात करें जाए तो डब्लू में होती है, डब्लू को बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है, तो याद रख लीजिएगा इसका होता है 3422 डिग्री सेल्सियस के लगभग होती है, याद रखना टंगस्टन में। इसके बाद याद रखना इसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है करके इस टंगस्टन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने में, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का याद रखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक क्लियर है। उसके बाद याद रख लीजिएगा अधातुओं में, याद रखना ये तो धातु में हो गया, अधातु में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, हीरे को होती है, ठीक क्लियर है, हीरे का। और ये कितना होता है, तो लगभग 4000 से ऊपर, याद रखना 4726 डिग्री के आसपास होती है, ठीक क्लियर है। हर बुक में इसको याद रखना अलग अलग दिया जाता है, कई बुक में इसको ठीक है 3700 दिया जाता है, कई बुक में 4000, कई बुक में 4700 दिया जाता है। तो मैक्सिमम को हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक क्लियर है। ये क्या होती है, तो याद रखना अलग अलग देश का अलग अलग याद रखना इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे ताप दाब अलग होती है, तो वहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो अलग अलग निकलती है, इसीलिए इसको याद रखना हर बुक में अलग अलग रहता है। तो मैक्सिमम याद रखना लगभग 4000 के अबव ही रहती है अधातु में मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा किसका, हीरे का, ठीक क्लियर है। इसके बाद याद रख लीजिएगा कुछ धातु जो होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था शो करती है, लिक्विड अवस्था शो करती है, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। जैसे कि गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, ठीक क्लियर है, सीजियम हो गया, ये 3 ऐसे धातु हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या करती हैं, लिक्विड स्टेट शो करती है। मतलब याद रखना रूम टेम्परेचर कहने का मतलब लगभग 27 से 29 डिग्री सेल्सियस पर ही इन लोग क्या हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनकी गलनांक क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होती है। तो इनमें देखो सोने की तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, चांदी भी धातु है हाई होती है, और ये भी हाई होती है। इनमें याद रखना ये जो तीनों में याद रखना पारद मतलब होता है याद रखना मरकरी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, लगभग 27 से 29 डिग्री सेल्सियस पर याद रखना इन लोग क्या हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। आपको पूछा जाए कि हथेली पर रखने पर कौन सी धातु मेल्ट हो जाती है, तो ये तीनों की तीनों धातु याद रखना क्या हो जाएगी, गैलियम, मरकरी और सीजियम रूम ऐसे हथेली पर रखने पर मेल्ट, क्योंकि बॉडी में याद रखना इसको याद रखना क्या मिल जाएगा, 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगी, जिसके कारण इन लोग क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी या पारद, ठीक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या होता है, तो देखो ये जो पानी होती है याद रखना
इस पानी में बहुत सारे याद रखना धूल के कण और बहुत सारे याद रखना गंदगी इसमें होती है, धूल के कण और गंदगी होती है इसमें, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी, पोटास एलम बोलते हैं, ठीक है, पोटास एलम या फिटकरी इसमें ऐड करते हैं, फिटकरी। तो फिटकरी ऐड करते हैं तो ये जितने भी याद रखना इसमें बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण के पार्टिकल, वो ऐसे नीचे तली में आके बैठ जाती हैं, ठीक, क्लियर है। और यहाँ से क्या होती है, ये पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये नीचे तली में बैठ जाती हैं। बाद में क्या करते हैं, इस पानी को ऐसे, ठीक है, यहाँ से छान के दूसरे बकेट में भर लेते हैं और नीचे में ये अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ पे नीचे तली में बैठी ही रह जाती हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कंदन, इसको बोलते हैं स्कंदन, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, हम लोग ये जो पानी को फिटकरी में, ठीक है, पानी में फिटकरी डालते हैं तो वो जो नीचे तली में क्या हो जाती है, इसके सारे के सारे धूल कर बैठ जाते हैं, इसको हम लोग स्कंदीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कंदीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग स्कंदीकरण कहते हैं। भंजन आसवन क्या होती है, तो भंजन आसवन याद रखना सॉलिड चीजें हो गया, जैसे कोयला हो गया, कोयला, इसका याद रखना शुद्धिकरण के लिए हम लोग भंजन आसवन करते हैं। तो याद रखना सॉलिड चीज़ें हम लोग भंजन आसवन से इसको प्यूरिफाई करते हैं, जबकि जो लिक्विड चीज़ें होती है जैसे कि डीजल हो गया, डीजल, पेट्रोल, तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी तेल, ठीक है, केरोसिन मतलब मिट्टी तेल, इनको शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। इसका शुद्धिकरण हम लोग किससे करते हैं, प्रभाजी आसवन से करते हैं। अब विद्युत अपघटन याद रखना, विद्युत अपघटन द्वारा भी क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये याद रखना शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। और स्कंदीकरण में क्या करते हैं, तो याद रखना ये जो फिटकरी डाल के पानी को शुद्ध किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्कंदीकरण। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस पदार्थ में अणु खाली स्थान होते हैं, तो याद रखना ठोस पदार्थ में अणु कैसे गति करते हैं। देखो पहले तो याद रखना ठोस पदार्थ किसको कहते हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर होती है, तो देख लो ठोस, द्रव और गैस, तीनों में क्या अंतर होती है। तो याद रखना ठोस पदार्थ में क्या होती है, तो पार्टिकल्स आपस में ऐसे ओवरलैप होते हैं, ठोस पदार्थ के अणु परमाणु ऐसे ओवरलैप्ड होते हैं। जबकि द्रव में क्या होती है, ओवरलैप तो नहीं रहते बट ऐसे पास पास में। और गैस में क्या होती है, ऐसे पार्टिकल दूर दूर में होते हैं, ठीक, क्लियर है। अब दूर दूर में होते हैं कहने का मतलब ये है कि इसमें याद रखना इसके बीच में जो दूरी है जिसको हम लोग अंतरा आणविक दूरी बोलते हैं, तो इनमें याद रखना अंतरा आणविक दूरी, आणविक दूरी ये क्या होती है, तो याद रखना ये जो दूरी होती है इसमें ठोस में बहुत कम होती है, ठीक है, और गैस में क्या होती है, तो याद रख लीजिएगा अंतरा आणविक दूरी जो होती है वो ठोस में क्या होती है, कम होती है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होती है और गैस में और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, क्लियर है। अब अंतरा आणविक दूरी याद रखना यहाँ पर ज़्यादा है तो जो आकर्षण बल होगी इनके मध्य आकर्षण बल, ठीक, क्लियर है, आकर्षण, तो ये आकर्षण बल जो होगी याद रखना वो ठोस में ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अणु पास पास में है, तो इनमें आकर्षण बल ज़्यादा होगी, द्रव में आकर्षण बल कम होगी और गैस में आकर्षण बल तो और ही बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक, क्लियर है। अब इनमें याद रखना जब हम लोग ठोस को ताप देते हैं तो वो याद रखना द्रव में कन्वर्ट होती है, द्रव को ताप देते हैं तो गैस में कन्वर्ट होती है, तो सबसे ज़्यादा ताप किस में होगा, गैस में। तो इसकी तापीय ऊर्जा की बात की जाए, तापीय ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा किस में ज़्यादा होती है, तो याद रखना तापीय ऊर्जा सॉलिड में कम होती है, द्रव में याद रखना ज़्यादा होती है और गैस में तापीय ऊर्जा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब तापीय ऊर्जा होने के कारण जैसे ही याद रखना गैस को ताप मिलता है तो वो क्या करता है, गतिज ऊर्जा करने लगती है, गति करने लगती है। तो गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो गतिज ऊर्जा याद रखना किस में ज़्यादा होती है, तो याद रखना गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव, गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो गैस की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, फिर द्रव की होती है, फिर ठोस की होती है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना इसमें देखा जाए संपीड़न, संपीड्यता, संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या होता है, तो याद रखना पार्टिकल को एक बहुत से छोटे से चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग उसकी संपीड्यता कहते हैं। जैसे कि इस रूम में जितने भी गैस है उसको क्या किया जा सकता है, इसको कंप्रेस करके एक याद रखना बॉटल में, ठीक है, भरा जा सकता है। बट इस रूम में एक बहुत बड़ा याद रखना ये जो पंखा है या ये जो लकड़ी है, ठीक है, उसको कंप्रेस करके बहुत एकदम बहुत छोटे से चीज में नहीं भरा जा सकता, ठीक, क्लियर है। तो सॉलिड चीजें में याद रखना वो जो संपीड्यता नहीं होती है, जबकि गैस में याद रखना संपीड्यता ज्यादा होती है, संपीड़ित कर सकते हैं उसको। तो गैस की याद रखना गैस को संपीड़ित कर करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। तो गैस की संपीड्यता ज्यादा होती है और ठोस में संपीड्यता होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, ठीक, क्लियर है। इसके बाद याद रखना प्रसार,
प्रसार क्या होती है, तो देखो प्रसार सबसे ज्यादा किस में होगा, इस रूम में यदि एक मोमबत्ती जलाया जाए तो इसमें जो गैस होगी, याद रखना कुछ ही समय में पूरा रूम में फैल जाएगा। बट यहाँ पे कोई सॉलिड चीजें रख दिया जाए तो पूरा रूम भर में वो सॉलिड चीजें नहीं फैलेगी, वो जहां पर है वहीं पे स्थिर रहेगी। और पानी को यहाँ पे रूम में डाल दिया जाए तो थोड़ा बहुत उसमें ठीक है फैलाव होगा। तो प्रसार मतलब क्या होती है, फैलाव। और सबसे ज्यादा फैलाव किसकी होती है, तो गैस में याद रखना सबसे ज्यादा फैलाव होती है। और जैसे जैसे हम लोग गैस में याद रखना टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, उसका जो फैलाव है वो क्या होते जाती है, और ज्यादा होते जाती है। ठीक, क्लियर है। तो ये क्वालिटी इसमें याद रखने जाना। तो ये होती है ठोस, द्रव और गैस में अंतर। अब यहाँ पर देखो ठोस पदार्थ में अणु क्या होते हैं, तो गति नहीं करते, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा इसमें लगभग होती ही नहीं है। ठीक, क्लियर है, सबसे कम होती है, होती ही नहीं है। तो ये याद रख लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल को संतृप्त अवस्था में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वनस्पति तेल से घी प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। और ये हाइड्रोजनीकरण के प्रोसेस में क्या करते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है उसमें हाइड्रोजन ऐड करके हम लोग याद रखना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या वनस्पति घी प्राप्त करते हैं, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, पेट्रोलियम एक खाली स्थान है। तो पेट्रोलियम क्या है, तो याद रख लीजिएगा पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है, एक उच्च स्तरीय हाइड्रोकार्बन होती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या होती है, तो याद रखना ब्यूटेन। ठीक है, इसमें होती है आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, इसमें होती है प्रोपेन। ठीक है, और बहुत सारे एल्केन ग्रुप के समूह होते हैं, एल्केन ग्रुप के बहुत सारे समूह होते हैं। ठीक है, तो ये एल्केन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन ये सब के सब क्या है, तो एक टाइप के हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। ठीक, क्लियर है, जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम याद रखना शुद्धिकरण कैसे करते हैं, तो प्रभाजी आसवन से इसका शुद्धिकरण किया जाता है, और पेट्रोलियम की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है इसको हम लोग ऑक्टेन संख्या से दर्शाते हैं, ऑक्टेन नंबर द्वारा इसकी, ठीक है, क्वालिटी को मेजर किया जाता है पेट्रोलियम का। ठीक, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक, और इसके बाद पूछा जाए कि पेट्रोलियम का ऊष्मीय मान कितना होता है, ऊष्मीय मान तो ये होती है, याद रखना ये होती है लगभग 58 से 60 किलोजूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम पेट्रोल को जलाते हैं तो हमको 58 से 60 किलोजूल क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करती है, तो याद रख लीजिएगा हाइड्रोजन बम जो होती है वो कैसा है, तो हाइड्रोजन बम एक क्या होती है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस पर काम करती है। कैसे काम करती है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस पर। तो ये देखो नियंत्रित विखंडन का अभिक्रिया, ये तो गलत हो जाएगी, अनियंत्रित विखंडन। इसमें याद रखना हाइड्रोजन बम में विखंडन होता ही नहीं है। इसमें क्या होती है, तो याद रखना नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित भी नहीं होता, ये अनियंत्रित याद रखना संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, रसायन विज्ञान के। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।